और आइए बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं क्रूड में जोरदार तेजी की खबर से। जी हां, क्रूड में एक बार फिर से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट WTI क्रूड करीब 5% बढ़ गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड $106 के करीब पहुंच चुका है। क्रूड में तेजी पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, बताइए ब्रेंट क्रूड में उछाल की वजह। देखिए दीपक, आज की जो तेजी है, इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो दौरा है सऊदी अरब का, वहां पर कुछ ना कुछ सप्लाई बढ़ाने को लेकर बात बनेगी। लेकिन आज ये तय हो गया कि फिलहाल सऊदी अरब सप्लाई नहीं बढ़ाने जा रहा है, ना तो सऊदी अरब ना ओपेक प्लस। तो मतलब ये कि जो बाइडेन की ये कोशिश थी कि सप्लाई कुछ बढ़ाई जाए ओपेक की तरफ से, वो फिलहाल नाकाम होती हुई दिख रही है। और उसी का इम्पैक्ट है कि इस वक्त 5% की तेजी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में देख रहे हैं और दाम $105 प्रति बैरल के ऊपर चले गए हैं। अब जहां तक ओवरऑल फंडामेंटल की बात है, तो ओवरऑल फंडामेंटल कच्चे तेल के बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि चाइना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर, दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, वहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। और कल संडे को भी 550 के आसपास के केस चाइना में आए हैं कोरोना के। तो इसको देखते हुए वहां पर डिमांड घटने की आशंका बनी हुई है। और दूसरी तरफ जो ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई है, जो अमेरिका में मंदी की बात हो रही है, अगर मंदी की चिंता और बढ़ती है, मंदी की आशंका और तेल की तेजी शायद ना टिक पाए। और 3 अगस्त को ओपेक प्लस की मीटिंग भी है। अगर उस बैठक में कुछ उत्पादन बढ़ाने को लेकर बातचीत हो जाती है तो कच्चे तेल की कीमतें आपको एक बार फिर से $100 या उससे नीचे दिखेंगी। तो मृत्युंजय, लेकिन अगले 2-4 दिन का आउटलुक क्या है? अभी 3 अगस्त तक तो वक्त है, लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थितियां दिख रही हैं उससे आपका सजेशन क्या होगा अगले 2-3 दिन के लिए? देखिए, अगले 2-3 दिन के लिए यही है कि $105 के आसपास आपको क्रूड का भाव दिखेगा। इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने की भी गुंजाइश नहीं है। ये मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर चलता है और अभी का सेंटीमेंट ये है कि जो बाइडेन की जो कोशिश थी कि उत्पादन बढ़ाया जाए ओपेक की तरफ से, ओपेक के ऊपर दबाव बनाया जाए, वो फिलहाल कामयाब होता हुआ नहीं दिखा। तो उसका एक इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर हम देख पा रहे हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा दाम बढ़ जाएंगे इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बाकी के फंडामेंटल कमजोर हैं। मंदी की आशंका से डिमांड घटने की आशंका ऑलरेडी है। जो बड़े हेज फंड्स हैं ऑयल के, वो लगातार ऑयल में बिकवाली कर रहे हैं। चाइना का फैक्टर दूसरा फैक्टर है, तो लिहाजा अभी दाम बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। आपको इसी रेंज में भाव दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्रेंट अब $106 के आसपास तक पहुंच गया है। हालांकि मृत्युंजय बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी आगे दिखेगी, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल्स अभी जो इशारा कर रहे हैं जिसोर वो यही है कि एक रेंज में ही ब्रेंट क्रूड एक दायरे में ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अब रुक करते हैं आज सुबह से लेकर शाम तक आखिर हुआ क्या क्या। और आज सुबह जब लोगों ने अपने टेलीविजन खोले तो एक दर्दनाक हादसे से सबका दिल दहल गया। आज सुबह मध्य प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ। हर टेलीविजन चैनल में ये छाया रहा। खबर आई कि मध्य प्रदेश के धार जिले में यात्रियों से भरी एक बस नर्मदा नदी में समा गई। खबर के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू कर ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 13 लोगों की इसमें मौत हो गई। आशंका यही जताई जा रही है सरकार की ओर से कि तकरीबन इतने ही लोग इस बस में सवार भी थे, यानी कि जो खबरें हैं, जो कयास हैं और सरकार की ओर से जो संकेत हैं वो यही कि इस बस में बैठा हुआ एक एक यात्री मौत के गाल में समा गया। बस महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम की थी जो इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। जानकारी के मुताबिक गलत दिशा से आ रहे वाहन को बचाने के लिए रेलिंग को तोड़ते हुए बस नदी में गिर गई। मध्य प्रदेश हादसे के ठीक बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के आंकड़े जारी किए। खबर के मुताबिक कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 16,935 नए मामले सामने आए। इस दौरान 16,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते हालांकि 51 लोगों की मौत जरूर हुई है। और दोपहर होते होते 15वें राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हुए नेताओं की तस्वीरें भी टीवियों पर छाई रहीं। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, इनके अलावा तमाम सांसद, राज्यों के विधायकों ने भी मतदान किया। मुख्य रिटर्निंग अधिकारियों ने बताया कि देश में हर जगह शांतिपूर्वक ढंग से राष्ट्रपति के लिए वोटिंग हुई। संसद में कुल 99.18% मतदान हुआ। चुनाव में 27 दलों के समर्थन के साथ एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है
अब सभी राज्यों से मतपेटियां दिल्ली लाई जाएंगी और 21 जुलाई को वोटों की गिनती के बाद देश के नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। और इधर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बताएं कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की आखिरी तिथि 19 जुलाई है। और आज से ही संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो गया है। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों से सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि संसद का यह सत्र बहुत अहम है और सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम बनाया जाना चाहिए, जहां खुले मन से संवाद हो। पीएम ने यह भी कहा कि जरूरत पड़े तो वाद विवाद भी हो, आलोचना भी हो, उचित विश्लेषण के आधार पर चर्चा हो, ताकि नीतियों में सकारात्मक योगदान हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सेना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। नौसेना के लिए 75 स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का निर्माण इसकी ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है। भारतीय नौसेना की ओर से आयोजित सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही। इधर महाराष्ट्र से भी खबर आई। आज खबर आई कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। साथ ही शिंदे गुट ने पुरानी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया है। शिवसेना के मुख्य नेता के तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुना गया है। शिवसेना पक्ष प्रमुख पद को फिलहाल हाथ नहीं लगाया गया है। विधायक दीपक केसरकर की प्रवक्ता के तौर पर नियुक्ति की गई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिवसेना शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 13 से 14 सांसद ऑनलाइन जुड़े थे। और इसी बीच तमाम चैनल्स पर नुपुर शर्मा से जुड़ी खबरें भी सुर्खियां बनी। खबर आई कि नुपुर शर्मा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में अपने ऊपर दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उनकी मांग को ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि उनके जीवन को और अधिक खतरा बढ़ गया है। अब रेप और हत्या की धमकी मिल रही है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले नुपुर शर्मा ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनके खिलाफ कुछ तीखी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए उनके बयानों के बाद फैली देश में सांप्रदायिक हिंसा के लिए उन्हें अकेले जिम्मेदार माना था। शाम होते होते एक और खबर सभी चैनल्स पर सुर्खियां बन गई। खबर आई कि देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हो गई है। दूसरा केस भी केरल में ही मिला है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक केरल के कन्नूर में इसकी पुष्टि हुई है। विदेश से केरल आए युवक में मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के संदेह में कन्नूर के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। केरल में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क शुरू कर दिए गए हैं। कई राज्यों में जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एमडी ने उत्तर पश्चिम भारत में कल से बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना जाहिर की है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट पर इन दोनों राज्यों को रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और विदर्भ के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बीच पूर्वी भारत के कई राज्यों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। मानसून सीजन में होने वाली बारिश 70% तक कम हुई है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेती बेहाली के कगार पर पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य बारिश के मुकाबले 70% से कम बारिश हुई है। यहां 17 जुलाई तक 265 मिलीमीटर बारिश हो जाती थी, जो इस बार केवल लगभग 80 मिलीमीटर बरसात ही हो पाई है। बिहार में 46% कम बरसात हुई है, जहां अब तक 361 मिलीमीटर बरसात हो जाती थी और इस बार केवल 196 मिलीमीटर हुई। तो दिन भर का अपडेट लेने के बाद अब बारी है हमारी आज की कवर स्टोरी की। तो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर आज जीएसटी की नई दरों का बोझ भी बढ़ गया है। आज से कई चीजों पर आपको ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा।
इसमें घर घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल हैं, खाने पीने की चीजें शामिल हैं। इनमें कई चीजें ऐसी भी हैं जिन पर पहले जीरो जीएसटी था, यानी कि जो जीएसटी के दायरे से बाहर थी, लेकिन अब ये महंगी हो गई हैं। दरअसल हाल ही में चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई चीजों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था और कई चीजों के दाम भी बढ़ा दिए गए थे। ये सभी दरें आज से लागू हो गई हैं। जीएसटी काउंसिल के फैसले लागू होने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही भी शामिल हैं। इन पर अब 5% जीएसटी एक्स्ट्रा देना होगा। इसके साथ ही 5,000 से ज्यादा किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। वहीं अगर आप 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों में रहते हैं तो आपको 12% की दर से जीएसटी चुकाना होगा। कारोबारी दाल, दलहन और अन्य खाद्यान्नों पर 5% जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि अगर इन चीजों की पैकिंग 25 किलो से ऊपर की बोरी या पैक में होती है तो इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है। इसमें इनके अलावा महंगी होने वाली दूसरी चीजें देखें तो इनमें प्रिंटेड ड्राइंग इंक, जो प्रिंटिंग और जो ड्राइंग वाली जो इंक होती है वो, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर पर अब 18% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा एलईडी लैंप्स, मार्किंग करने वाले उत्पादों पर भी जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सौर वाटर हीटर पर अब 12% जीएसटी लगेगा, पहले 5% था ये। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, शवदाह के लिए कार्यों पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो अब तक 12% था। वहीं जो चीजें सस्ती हुई हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों का परिवहन सस्ता हो गया है। रोपवे वाली यात्रा आप कह सकते हैं इसे, जो सस्ती हुई है। इस पर 5% अब जीएसटी लगेगा। वहीं वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर अब 12% जीएसटी लगेगा। ये रेट पहले 18% था। कुछ ऑर्थोपेडिक लाइसेंस लाइन्स में जीएसटी जो है वो 12% से घटाकर 5% किया गया है। जीएसटी दरें लागू होने के बाद एक बार फिर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ना स्वाभाविक है और उसके लिए किचन का बजट बनाना अब महंगा हो गया है। आइए अब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेलॉइट में सीनियर पार्टनर एमएस मणि साहब। एमएस मणि साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मणि सर, एक पहले से ही आम आदमी जो सवाल पूछ रहा है कि पहले से ही महंगाई से वो त्रस्त है और ऐसे में जीएसटी बढ़ाने का फैसला होता है, वो भी ऐसी चीजों पर जो बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हुई हैं, खाने पीने की चीजें। क्या ये सही वक्त था इन पर जीएसटी बढ़ाने का या एक तरह से मजबूरी थी ये सरकार की? मजबूरी का तो सवाल नहीं आता है यहाँ पर, क्योंकि जीएसटी के जो कलेक्शंस हैं वो काफी रोबस्ट हैं पिछले 6 महीने से। पर जीएसटी जब बढ़ाने की बात आती है, पिछला जो इंक्रीज हुआ था जीएसटी में वो तकरीबन 2 साल पहले थी, महामारी के काफी पहले थी। पर पिछले 2 साल में क्योंकि जीएसटी सारे आइटम्स के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ था, उसकी वजह से अब जब जीएसटी बढ़ रहा है कुछ पदार्थ के ऊपर, उसके ऊपर किसी प्रकार का रेसिस्टेंस या किसी प्रकार की जो तकलीफें लोगों को सहनी पड़ेगी, वो बिल्कुल समझ में आता है। समझने वाली बात यह है कि जीएसटी का रेट बढ़ाने का कोई सही वक्त नहीं होता है, क्योंकि किसी भी वक्त में अगर किसी भी आइटम का हम रेट बढ़ाएं, जीएसटी क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी जो फाइनल जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर के ऊपर ही लागू हो। बाकी सारे जो लोग हैं वैल्यू चेन में, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो जो टैक्स है उसको लगाएं, आगे बेच दें माल को, और पिछले लेवल पे जो टैक्स पे किया था उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें। इसकी वजह से कंज्यूमर के ऊपर तो असर होगा ही, वो होना अनिवार्य है क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। पर जिन आइटम्स का आपने जिक्र किया अभी, उसमें से बहुत से आइटम्स के ऊपर जो जीएसटी रेट जो बढ़ी है वो काफी कम है, 5% है जनरली, ज्यादातर एसेंशियल आइटम्स के ऊपर। एब्सोल्युटली, एसेंशियल आइटम्स पर 5% है सर, बिल्कुल। लेकिन सर, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, हनी हो गया, ऐसी ऐसी चीजें हैं सर जो आम आदमी की चीजें जिनको कहा जाता है। मैं इस फैसले का जो रिपरकशंस है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। इकोनॉमी एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, सरकार भी चाहती है, हर कोई यही चाहता है कि स्पेंडिंग पावर बढ़े आदमी की,
ताकि वो फिर वो साइकिल बने और फिर हम जितना हमारे को इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, उसके पीछे ग्लोबल कारण भी है, मैं उन पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी हमारी फौरी जरूरत यही है कि स्पेंडिंग पावर बने, वो साइकिल आए, इकोनॉमी में वो जान वापस आए। उसके लिए आपको तरह तरह की कोशिशें करनी होंगी जिससे आम आदमी का पैसा बचे, उसकी स्पेंडिंग पावर बढ़े। ऐसे में अगर ये जीएसटी के फैसले जो आज से लागू हुए हैं, क्या ये उस सोच को, उस जो हमारी कोशिश होनी चाहिए उसके विपरीत नहीं है सर? ये देखिए, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म के तरह एंगल के देख सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म के एंगल से देख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म के एंगल से देखें, क्या ये सही वक्त था रेट्स इंक्रीज करने का, तो शायद कुछ और दिन के बाद में कर सकते थे। पर अभी जो अनसर्टेनिटी का जमाना है दुनिया भर के इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी इंटरलिंक्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के साथ में, तो दुनिया में कहीं पर और कोई भी चीज हो जाता है उसका असर इंडिया के ऊपर डायरेक्ट पड़ जाता है। ये ग्लोबलाइजेशन का असर है। उसकी वजह से अगर हम इसको पोस्टपोन भी कर देते तो पता नहीं 2 या 3 महीने बाद में और क्या समस्या खड़ी रहती दुनिया के सामने। अगर हम लॉन्ग टर्म के तरफ देखें तो एक चीज समझने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म में जीएसटी का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत एग्जेम्पशंस को बिल्कुल मिनिमम रखना है, एग्जेम्पशंस नहीं के बराबर रखना है, क्योंकि जितने आइटम्स एग्जम्प्ट हो जाते हैं वो जीएसटी का जो वैल्यू चेन है उसको ब्रेक करते जाते हैं। और जीएसटी के जब वैल्यू चेन ब्रेक हो जाती है तो उसके पिछले जो है बैकवर्ड वैल्यू चेन जो है और फॉरवर्ड वैल्यू चेन जो है, वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती। इसकी वजह से जीएसटी की जब शुरुआत हुई थी 5 साल पहले, उस वक्त भी सरकार ने यही ऐलान किया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एग्जेम्पशंस को निकाल देंगे, और एग्जेम्पशंस जो रहेंगे वो बहुत ही मिनिमल रहेंगे। मान लीजिए एसेंशियल हेल्थ केयर के लिए, इमरजेंसी मेडिसिन के लिए वगैरह। इसको छोड़ के जीएसटी का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत एग्जेम्पशंस का कोई रोल नहीं है। शायद इस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के सरकार ने एग्जेम्पशंस को अभी रिमूव किया है, और बहुत से आइटम जो एग्जाम थे जिसके आप जिक्र कर रहे थे अभी, वो सारे अभी 5% में आ गए। ऑलराइट सर, जो आज जो फैसला हुआ, आज से जो चीजें लागू हुई हैं, क्या आप देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में, तो आप जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये अवश्यंभावी थे, आज नहीं तो कल इनको बढ़ाना ही सही था और इकोनॉमी के लिए ये लॉन्ग टर्म में फायदेमंद ही साबित होगा? ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में फायदेमंद ही साबित होगा। आपने एक और ट्रेंड नोटिस किया होगा, बहुत सी आइटम्स जो हैं उनको 12% से 18% में मूव किया गया है, और 12% में अभी बहुत ज्यादा आइटम्स बचे नहीं हैं। शायद इसका रीजन ये है कि सरकार के हिसाब से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 12% का जो रेट है उसको इंटीग्रेट करना है 5 में या 18 में, और 5% को शायद बढ़ाना है, 18% को थोड़ा घटाना है। इस ऑब्जेक्टिव से किया गया है। तो अगर हम जीएसटी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के हिसाब से देखते हैं तो जो रेट चेंजेस हुए हैं, बहुत से कम आइटम्स के ऊपर रेट चेंज हुए हैं, वो शायद कॉमन मैन को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो प्राइस पॉइंट है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। ऑलराइट सर, एक आखिरी सवाल मेरा, अब थोड़ा सा जीएसटी से हट के मैं बात करना चाहूंगा। ओवरऑल जो इस वक्त आम आदमी की स्थिति है, जो चारों तरफ से महंगाई से जकड़ा हुआ है, इंटरनेशनल आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे तो अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, मार्केट्स किस तरह से वॉलेटिलिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। कुल मिलाकर अभी एक आम आदमी के लिए मुसीबतें चारों तरफ से हैं। बचने का रास्ता क्या है? अब सरकार की तरफ अगर वो देखे तो जीएसटी बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल की कीमतें आप देख ही रहे हैं, उनमें कोई राहत नहीं है। ऐसे में अब आम आदमी के लिए वे आउट क्या दिखता है और क्या सरकार इसमें कुछ कर सकती है? देखिए, सरकार का रोल इसमें काफी रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि जिस इन्फ्लेशन की बात आप कह रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक ग्लोबल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस है। तो अगर हम होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन अदर देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, वो ज्यादातर कंट्रोल में है। पर ऑयल प्राइस जो है, ऑयल प्राइस का जो हाइक हुआ है अबव $100, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन उसके यूजर इंडस्ट्रीज में, टर्शियरी इंडस्ट्री में, सब जगह फैल चुका है। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जब अपनी जो कंट्री है वो लिंक्ड है ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ में, ग्लोबल इकोनॉमी में जो भी चेंज होंगे, चाहे वो बढ़ोतरी हो या कटौतरी हो, उसका असर इंडिया के ऊपर डेफिनेटली हो जाएगा। तो कभी कभार अपने को ये फायदा रहेगा,
और कभी कभार मौजूदा जो हालात हैं उसमें इन्फ्लेशनरी जो हेडविंड जिसको हम कहते हैं वो इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, और इसका सर्टेनली असर पड़ रहा है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर। ऑलराइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया एमएस मणि सर, आपने वक्त निकाला और जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं उन पर आपने अपना नजरिया रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया में कोरोना की मार अभी जारी है और इस कोरोना की वजह से कई दूसरी तरह की बीमारियों और परेशानियों से भी लोग जूझ रहे हैं। इसी में से एक परेशानी है नींद ना आना, और यही है आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। हाल ही में हुए एक सर्वे में सामने आया है कि कोरोना के बाद नींद को लेकर उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वे में शामिल 52% लोगों ने कहा है कि कोरोना के बाद उनका स्लीपिंग पैटर्न काफी बदल गया है। उन्हें नींद ना आना, नींद के बीच में अचानक से उठ जाना, स्लीप एपनिया जिसे कहते हैं, कई लोगों को घंटों घंटों तक सोने की आदत पड़ गई। यानी कि कुछ लोग परेशान है, नींद नहीं आ रही है, और कुछ लोग ऐसे परेशान हैं कि उनकी नींद ही नहीं टूट रही है, वो लगातार सोए जा रहे हैं। सर्वे में शामिल कुछ लोगों ने कहा है कि वो 6 घंटे की पूरी नींद जो मिनिमम चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। वहीं 4 में से 1 व्यक्ति 4 घंटे से भी कम नींद ले रहा है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की वजह से नींद के पैटर्न में बदलाव लॉकडाउन से ही नजर आने लगा था। डॉक्टर्स के मुताबिक लॉकडाउन में लोग देर तक सोने जा रहे थे और देरी से जग रहे थे। कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से ठीक से नींद नहीं ले पा रहे थे। कुछ लोगों की नींद इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि वो कोरोना और अपने परिवार के सदस्यों पर इसके असर को लेकर चिंतित थे। लॉकडाउन के बाद भी ये ट्रेंड जारी है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो काफी ज्यादा सो रहे हैं, तो कुछ लोगों को शिकायत ये है कि वो पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर नींद के पैटर्न में आए इस बदलाव के लिए कई मानसिक वजहों को जिम्मेदार बता रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कई लोगों में कोरोना की वजह से एंग्जाइटी हो गई, उसका शिकार लोग हो गए। कई लोग स्ट्रेस्ड हैं जिससे उनकी नींद पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स के पास पोस्ट कोविड स्ट्रेस डिसऑर्डर के कई मामले सामने आ रहे हैं। अच्छी नींद काफी जरूरी होती है क्योंकि अच्छी नींद ना होने से कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, और हमने तो लगातार इस पर शोज भी किए हैं कि अगर आप सही नींद नहीं लेते हैं तो कैसे वो दूसरी बीमारियों का आपके शरीर को एक तरह से घर बना सकते हैं। बहरहाल इस पर करते हैं चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल में पल्मोलॉजी और स्लीप सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो रिपोर्ट आई है ये एक एविडेंस के रूप में हमारे बीच में, लेकिन हम जब भी आसपास देखते हैं, खुद में महसूस करते हैं, तो यही देखते हैं कि कोविड के बाद हमारे स्लीपिंग पैटर्न में बहुत चेंजेस आए हैं। अब इसके 2 वजह हैं। जो ये रिपोर्ट आई है इसमें तो ज्यादातर मानसिक वजह बताई गई हैं, लेकिन क्या कोविड की वजह से शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, कुछ ऐसा कुछ प्रभावित हुआ है हमारा शरीर कि हमें नींद या तो बहुत ज्यादा आना या बिल्कुल ना आना, ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा मानसिक लगता है सर, या ये शरीर से जुड़ा हुआ कोरोना के बाद का प्रॉब्लम है? ये जो आप कह रहे हैं कि जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है ये खाली मानसिक है, या इसका कुछ अपने जो ब्रेन सिस्टम है, जो सीएनएस सिस्टम है, इसके ऊपर भी असर है क्या? हाँ जी। काफी रिसर्च चल रहा है इस टॉपिक के ऊपर, और जो बाहर उभर रहा है वो ऐसा उभर रहा है कि जो कोरोना है ये एक अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके ऊपर भी असर करता है, और इसके वजह से बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हमने देखी है। जो कोरोना के पेशेंट्स को, जिन्हें खाली सीवियर कोरोना नहीं, खाली अगर माइल्ड कोरोना भी हुआ है तो उसके बाद उन्हें ये सिम्टम्स आए हैं। तो ये जो एक ब्रेन फॉगिनेस जो होता है ये काफी अक्सर लोगों में देखा गया है। एक जो फटीग है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ फोकस है, ये काफी बार काफी पेशेंट्स में ये सिम्टम देखा गया है, जो कि पेशेंट्स कहते हैं कि उन्हें ये कोरोना के बाद ही मैनिफेस्ट हुआ है, उसके पहले उन्हें ये तकलीफ नहीं थी। तो अभी इसका सिम्टम, इसका जो इफेक्ट है ये अपने स्लीप पैटर्न पे कैसे होता है, ये डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो काफी पेशेंट्स को हमने देखा है कि कोरोना के बाद उन्हें इंसोम्निया होता है। जो सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें सोने के लिए जल्दी से बेड में नींद नहीं आती है, तो ये कभी कभी एंजाइटी के साथ भी इसको एसोसिएट किया गया है। कोविड के टाइम बहुत लोग अपने घर में रहते थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम करता है उसका घर के बाहर जाना नहीं होता है, उसका सनलाइट के साथ एक्सपोजर नहीं होता है, तो अपने बॉडी में जो थोड़े हार्मोन्स होते हैं, जो सर्केडियन रिदम रहता है, उसके ऊपर भी असर होता है। और ये जो ब्रेन फॉगिनेस जो बोला गया है, जो एक लैक ऑफ फोकस है, इसका जो मेन प्रभाव पड़ता है इस व्यक्ति का एक जो हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी पे है, कोई काम में इंटरेस्ट की वजह से है। तो अक्सर लोग ये देख रहे हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और फिर दैट इज लीडिंग टू एंजाइटी, और वो व्यक्ति उसके बारे में सोचते रहता है, और उसके वजह से भी
जो हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉज ऑफ इंसोम्निया व्हिच इज रिलेटेड टू कोरोनासोम्निया। बट सर बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि वो जो 1.5-2 साल थे वो अब बीत चुके हैं, अब इकोनॉमी रिकवरी पर है, हर कोई अपने काम धंधे में लग गया है, जिनको नौकरियां नहीं मिली उनको मिल रही हैं। ऑफ कोर्स जिनके पास काम अभी नहीं है या जिनकी नौकरियां गई और उनको नहीं मिली, उनका स्ट्रेस का कारण है, लेकिन जनरली लोगों को ये लग रहा है कि वो कोविड से उबर चुके हैं। तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उस दौरान की जो एंजाइटी थी उसका असर अभी तक है? एक ऐसा उस दौरान की जो एंजाइटी थी, जो स्लीप पैटर्न्स चेंज हो गए थे, जो व्यक्ति घर पे लॉकडाउन में थे, तो ऑल दैट हैज हैड एन इफेक्ट। बहुत लोग सारे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, बहुत लोगों का वेट गेन हुआ है, किसी को वेट गेन की वजह से भी टायर्डनेस हुआ है, ये उस वक्त का है। बट रिमेंबर, हमें कोरोना के जो केसेस है, हमने जनवरी फरवरी में भी एक बड़ा वेव देखा है। वो भले माइल्ड केस हो, माइल्ड वेव माना जाता है फ्रॉम अ रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। अभी भी हमने रिसेंटली बॉम्बे में देखा है कि और अपने देश के कई हिस्सों में देखा है कि कोरोना का वेव अभी भी आया था, नंबर्स बड़े थे। तो हालांकि ये सर्दी खांसी के इफेक्ट से आ रहे हैं, इसका लंग्स में जाने का प्रमाण बहुत कम है, बट इसका असर ब्रेन पे नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। इसके बारे में और भी संशोधन चल रहा है। तो अक्सर ये माना जा रहा है कि कोविड इटसेल्फ इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन मल्टीपल सिस्टम्स इन द बॉडी, एंड उसमें से जो हम कहते हैं जो एक सीएनएस है, उसके ऊपर भले आपको माइल्ड कोरोना हुआ हो तो उसका असर होने की संभावना है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब सवाल ये है सर, एक आखिरी सवाल मेरा, कोरोना हमारे जीवन में तरह तरह की बीमारियां अभी भी ला रहा है, ये पूरी तरह से अब एविडेंट है। अब नींद ना आना हो या दूसरी तरह की बीमारियां हो, बहुत सारी चीजों पर रिसर्च अभी भी चल रहा है और कुछ चीजों का रिलेशन साबित भी हो चुका है। अब सवाल यह है कि जब हम जानते हैं कि अगर अच्छी नींद नहीं है, चाहे वो किसी भी वजह से है, तो उसका सीधा सीधा संबंध हमारी दूसरी बीमारियों से है, हमारी अच्छी लाइफस्टाइल को लेकर है, हमारी मानसिक शांति से लेकर हमारे हार्ट, हमारे ऑर्गन के जो फंक्शन है, सब चीज से नींद जुड़ी हुई है। अब चाहे कोरोना का इफेक्ट हो या जो भी कारण हो, अब सवाल यह कि एक अच्छी नींद कैसे ली जाए। 6 घंटे से 8 घंटे की नींद जो आप लोग सजेस्ट करते हैं वो कैसे लें सर, क्या करें? इसके लिए जो हमने देखा है कि बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जिन्होंने काफी पेशेंट्स को हेल्प किया है। सबसे पहला स्टेप है जो हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन के कोई प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉमन प्रिंसिपल्स है वो बता देता हूं मैं। एक स्लीप हाइजीन है, दूसरा होता है थोड़ा सा मेडिटेशन करना, एंड देन देयर आर अदर एस्पेक्ट्स व्हिच आर लिंक्ड टू अ गुड स्लीप पैटर्न। तो स्लीप हाइजीन में से ऐसा है कि जो एक सोने का वक्त है एक व्यक्ति का, वो उसे फिक्स होना चाहिए। सपोज अगर आज कोई व्यक्ति आज सुबह रात में 11 बजे सो रहा है, दैट पर्सन हिट्स द बेड, इज नॉट एबल टू स्लीप, 1 बजे तक सो नहीं पा रहा है, उसे 1 बजे नींद आती है, और फिर उसने सुबह जो फिक्स टाइम है उठने का, उसी टाइम पे उठना है। यदि वो व्यक्ति 6 या 7 बजे उठ रहा है तो दैट टाइम हैज टू बी फिक्स्ड इवन इफ दैट पर्सन इज स्लीपिंग एट 1 o'clock एट। तो क्या होगा उससे कि तुम्हारा जो वेकअप टाइम है आप उसको एक रिदम में ला रहे हो। सुबह उठने के बाद पूरा दिन उस व्यक्ति को अवेक रहना है। अभी क्या होता है कि अगर रात में नींद ठीक से नहीं हो तो दोपहर में थोड़ा सोने का एक मन होता है, एक नैप लेने का मन होता है, उसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। पूरा दिन उस व्यक्ति ने अवेक रहना चाहिए, और शाम को जब भी वो व्यक्ति वापस, उसका जो टाइम है 11 o'clock, उस टाइम पे बेड को हिट करना चाहिए, और फिर दैट इज द फिक्स टाइम ऑफ गोइंग टू बेड। उस दिन शायद उसे अच्छे से नींद आ जाए, क्योंकि कल रात में नींद ठीक से नहीं हुई है, आज वो व्यक्ति पूरा दिन जगा रहा है, तो ये संभावना है कि नींद रात को सही से आ जाएगी। सपोज आज के रात भी नींद नहीं आती है, आज भी अगर वो 12-1 बजे सोता है, तो फिर भी उसे परसों के दिन जो सुबह का उठने का टाइम है उसे वो फिक्स रखना है। उसे 6 या 7 बजे का टाइम पे ही उठना है। उसके फॉलोइंग डे उसे वापस पूरा टाइम अवेक रहना है। आई विल टेल यू, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी वो सेकेंड नाइट को रात को 11 बजे सोने जाएगा, दैट पर्सन विल गो टू बेड एंड हैव अ गुड स्लीप। अभी ये करने के बावजूद भी अगर पेशेंट को अगर सही से नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, तो फिर उसके लिए कभी कभी हम टेम्पररी कोई मेडिसिन देते हैं विच विल हेल्प द पेशेंट इंडिविजुअल टू इंड्यूस स्लीप, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अगेन
हम लोग जो है मेडिसिन देते हैं, पेशेंट को स्लीप इंड्यूस कराते हैं, पेशेंट को नींद 6-7-8 घंटे आ जाती है, बट उसके बाद हम कहते हैं कि उन्हें ये स्ट्रिक्ट पैटर्न मेंटेन करना है, जिससे दवाई जो है नींद की दवा जिसे कहते हैं, वो नींद की दवा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कई लोग नींद की दवा पर निर्भर हो जाते हैं, वो नहीं करना है। पहले आपको अपने जीवन शैली में जो तब्दीलियां, जो टाइम टेबल, जो स्लीप हाइजीन डॉक्टर साहब ने बताया है, उसको फॉलो करना है। और स्लीप हाइजीन अपनाने के बाद अगर आपका वो स्लीपिंग स्टाइल बन गया तो उस स्टाइल को फॉलो करना है। और अगर दूसरे कारणों से अगर नींद नहीं आ रही है, फिर भी नहीं हो रहा, तब जाकर आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत आसान भाषा में डॉक्टर प्रशांत हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले का विश्लेषण करके बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब दिखाते हैं आपको एक ऐसी दिलचस्प खबर। आपने अक्सर सुना होगा कि नौकरी करके कोई करोड़पति नहीं बन सकता। अगर करोड़पति बनना है तो भैया फिर अपना कोई बिजनेस करो, अपना व्यापार करो। नौकरी में रह के कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? लेकिन यह परिभाषा अब बदल रही है। बदल रही है क्या? बदल चुकी है। देश की कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को करोड़ों में सैलरी दे रही हैं, और ये कर्मचारी एक दो नहीं हैं बल्कि सैकड़ों में हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। एक वेतनभोगी को अक्सर सीख दी जाती है कि अगर करोड़पति बनना है तो कोई कारोबार शुरू कर लो, क्योंकि सैलरी से करोड़पति बनना मुश्किल है। लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। अब नौकरी पेशा वालों को भी करोड़ों में सैलरी मिल रही है, और इसमें देश की कई कंपनियां आगे हैं। देश में कई कंपनियां प्री कोविड स्तर से ज्यादा भुगतान कर रही हैं। वेतन में बढ़ोतरी का सिलसिला देखें तो सीनियर मैनेजमेंट के वेतन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई वालों के क्लब में जोरदार उछाल कोरोना के बाद दिखा है। HUL, ITC में 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी पाने वालों की संख्या 30 से 40% बढ़ी है। वहीं USL यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में 1 करोड़ से ज्यादा कमाई वालों का आंकड़ा 133% बढ़ा है। ITC ने जहां 220 कर्मचारियों को 1 करोड़ से ज्यादा का वेतन दिया, तो वहीं पिछले साल HUL ने 163, तो USL ने 49 लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा का वेतन दिया। दरअसल कंपनियां बेहतर टैलेंट को बड़े पैकेज का तोहफा दे रही हैं। हर कंपनी चाहती है कि बेहतर काम करने वाले लोग उसके साथ बने रहें, और टैलेंट को अपने साथ बनाए रखने के लिए कंपनियां मोटी सैलरी देने में भी हिचक नहीं रहीं। इसके अलावा बढ़ते एट्रिशन रेट को देखते हुए भी कंपनियां अच्छा हाइक दे रही हैं। टैलेंट को रिटेन करने के लिए कंपनियां न सिर्फ अच्छा हाइक कर रही हैं, बल्कि नए टैलेंट को बेहतर पैकेज भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर से फेस्टिव हायरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगले महीने से कई कंपनियां हायरिंग बढ़ाने वाली हैं। कौन कौन से रोल में ये हायरिंग बढ़ने वाली हैं और कहां-कहां हैं रोजगार के मौके, देखिए इस रिपोर्ट में। अगले महीने से फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। इस फेस्टिव सीजन में कंपनियों को अच्छी डिमांड की उम्मीद है, और इस अच्छी डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियां बड़े स्तर पर हायरिंग करने वाली हैं। कोरोना के 2 साल बाद कंपनियों ने फेस्टिव हायरिंग में 25 से 30% की बढ़ोतरी कर दी है। कोरोना के बाद पिछले साल फेस्टिव सीजन में अच्छी डिमांड देखने को मिली थी। कंपनियों को उम्मीद है कि इस साल डिमांड और बढ़ेगी। ऐसे में कंपनियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब सवाल उठता है कि कंपनियां किन रोल्स के लिए सबसे ज्यादा हायरिंग करने वाली हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेस्टिव सीजन में डिलीवरी एजेंट्स, सप्लाई चेन में काम करने वाले, वेयर हाउसिंग, कस्टमर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा हायरिंग करेंगी। फेस्टिव सीजन अगस्त महीने से रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हो जाएगा, और ये दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली और क्रिसमस तक जारी रहेगा। इस दौरान रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्सेस को अच्छी डिमांड की उम्मीद है। कंपनियों को उम्मीद है कि इस बार दूर दराज के इलाकों और छोटे शहरों से भी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए हायरिंग अब शुरू हो चुकी है, जो अक्टूबर के अंत तक जारी रह सकती है। ऐसे में आप भी फेस्टिव हायरिंग की तलाश में हैं, तो ये मौका आपके लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन इंडिया 360 में एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक दिलचस्प खबर जो आई है चीन से, जहां पर वफादारी नापने के लिए एक नई तकनीक का इजाद किया गया। अब ये वफादारी क्यों नाप रहा है चीन, और ये कौन सी तकनीक है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए इंडिया 360।
बस एक फोन कॉल और आपका डीमैट अकाउंट पूरा साफ। क्या कभी सोचा है आपने आपका अपना ब्रोकर बनकर लूटने की साजिश? जी बिजनेस इन्वेस्टिगेशन देखिए ऑपरेशन डीमैट डाका। कमोडिटी बाजार की हर खबर पर बारीक नजर, खबर का ग्राउंड जीरो असर आसान भाषा में, हफ्ते का पूरा कमोडिटी एक्शन, तेजी मंदी से कनेक्शन, हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस। Patek fittings make your furniture work beautifully. जरा सोचिए कि आप हवाई सफर कर रहे हो और आसमान में हवाई जहाज का एक इंजन बंद हो जाए या प्लेन में धुआं आने लगे या उसकी बाहरी विंडशील्ड टूट जाए तो आपका क्या हाल होगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एविएशन सेक्टर में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? एविएशन सेक्टर में पैसेंजर सेफ्टी से खिलवाड़, देखिए इस रिपोर्ट में। उड़ान के दौरान यात्रियों को पता चले कि विमान में इंजन में खराबी आ गई है, विंडशील्ड का बाहरी हिस्सा टूट गया है, तो सोचिए कि उन पर क्या गुजरेगी। यह हालात किसी के चेहरे पर दहशत, दिल में मौत का खौफ लाने के लिए काफी है। दरअसल हाल के दिनों में विमानों में तकनीकी खराबी को लेकर एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं सामने आई जो विमान यात्रियों के लिए डराने वाली रहीं। सुरक्षित हवाई सफर को लेकर भी सवाल पैदा होने लगे हैं। मामला गंभीर होता देख डीजीसीए ने विमानों में तकनीकी खामियों से जुड़े सभी मामलों में जांच के आदेश दे दिए हैं और संबंधित विमान कंपनियों से भी मामले में सफाई मांगी है। विमानों में तकनीकी खराबी की शुरुआत स्पाइस जेट के विमानों से हुई, जो अभी तक जारी है। फ्यूल इंडिकेटर में तकनीकी खामी से लेकर विंडशील्ड के बाहरी हिस्से के टूटने, नोज व्हील में खराबी, विमान के पहिए में खामी और केबिन में धुआं पाया जाने के अलावा इंजन में तकनीकी खराबी के मामलों ने स्पाइस जेट की सुरक्षित उड़ानों को लेकर संदेह पैदा कर दिया है। पिछले 19 जून से लेकर अब तक स्पाइस जेट की उड़ानों में खामियों की संख्या दहाई तक पहुंच चुकी है। डीजीसीए ने मामले पर सख्ती दिखाते हुए स्पाइस जेट से इन खामियों पर जवाब मांगा है। पिछले एक महीने में दूसरी कंपनियों के विमानों में आई तकनीकी खामियों की बात करें तो इंडिगो की रायपुर इंदौर उड़ान की लैंडिंग के बाद विमान से धुआं निकलता देखा गया, तो यूएई के शारजा से हैदराबाद के इंडिगो की उड़ान में तकनीकी खामी के बाद इसे कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को कालीकट से दुबई के लिए उड़ान भरते समय मस्कट की ओर डायवर्ट कर दिया गया क्योंकि विमान की फॉरवर्ड गैलरी में एक वेंट के जलने की गंध आ रही थी। तो बैंकॉक से दिल्ली आई विस्तारा फ्लाइट की 5 जुलाई को सिंगल इंजन पर लैंडिंग कराई गई। दरअसल फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया था। ऐसा नहीं है कि भारतीय एयरलाइंस के विमानों में ही खामियां आ रही हैं। इसी महीने 3 विदेशी उड़ानों को भी खामियों का सामना करना पड़ा। शारजा से कोचीन की उड़ान एयर अरेबिया में हाइड्रोलिक खराबी आई, तो अदीस अबाबा से बैंकॉक की इथियोपियन एयरलाइंस में एयर प्रेशर की समस्या है। वहीं श्रीलंकाई एयरलाइंस के विमान में हाइड्रोलिक समस्या पाई गई। उड़ान के टेक ऑफ से लैंडिंग तक करीब 27 तरह की जांच होती है, जिसमें
फ्यूल पंप, फ्लाइट कंट्रोल, लैंडिंग गियर, अल्टीमीटर, इंजन, प्रोपेलर्स की जांच प्रमुख है। मगर इतनी जांच के बावजूद प्लेन में खामियां आ रही हैं, ये चिंता की बात है। माना जा रहा है कि विमान कंपनियों के बहुत से मेंटेनेंस स्टाफ लीव पर चले गए हैं। वो सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये फैक्टर भी विमानों की तकनीकी जांच में बाधा हो सकती है। फिलहाल तो डीजीसीए को मामले में पूरी सख्ती दिखानी चाहिए ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद होगा कि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते 260 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था, लेकिन बैन के बाद भी ये ऐप्स प्ले स्टोर पर धड़ल्ले से धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एक बार फिर से मशरूम्स की तरह प्ले स्टोर में वापसी कर रही हैं बैंड चाइनीज ऐप्स, कुछ उसी पुराने नाम के साथ तो कुछ नाम में हल्की फुल्की तब्दीली के साथ। पिछले साल से लेकर आज तक भारत सरकार द्वारा काफ़ी सारे ऐप, चाइनीज़ ऐप्स बैन किए गए हैं। कई ऐप जिनको बैन किए गए हैं वो अलग अलग नाम से या अलग अलग कोड की मदद से या प्ले स्टोर पे वापस आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीते 2 सालों में 267 चाइनीज ऐप्स सिक्योरिटी और डेटा कंसर्न के चलते भारत में बैन की थी, लेकिन हर कुछ महीनों में ये ऐप्स अपना रंग रूप बदलकर दोबारा प्ले स्टोर में डाउनलोड के लिए एंट्री ले लेती हैं। कुछ कोडिंग में हल्का फुल्का फेरबदल करती हैं, तो कुछ नाम में। कईयों ने तो नाम बदलने की जहमत तक नहीं ली। मसलन शेयर इट, कैम कार्ड बिजनेस, ऐप लॉक, कैमरा ब्यूटी, जेंडर, क्यू म्यूजिक, पैरेलल स्पेस, ये सभी और कई ऐप्स बिना नाम बदले ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। वहीं दूसरी ओर कई बैंड ऐप्स नाम बदल कर आई हैं। मसलन यूसी ब्राउजर नाम बदल कर हो गई है u.c ब्राउजर। यूकैम मेकअप का नाम अब है यूकैम परफेक्ट। ब्यूटी प्लस बन गई है ब्यूटी स्वीट प्लस। यूसी न्यूज है यूसी नाउ के नाम से। वीवो है W लाइक्स फॉर वीवो। लाइकी है लाइकी वीडियो। इतना ही नहीं, अगर ये बैंड ऐप्स डायरेक्ट डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं तो यूजर इन्हें एपीके फाइल्स के जरिए डाउनलोड करते हैं। ये बैंड ऐप्स 2 तरीके से प्ले स्टोर में वापस आ सकते हैं। एक, इनका नाम बदला जा सकता है, दूसरा इनका कोड बदला जा सकता है और इनको दूसरे डेवलपर आईडी से अपलोड किया जाता है। इन दोनों कारण से कोई भी ऐप जिसका पहचान चिन्ह, जिसको हैश बोला जाता है, वो बदल जाता है। इसकी वजह से जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट, जिससे इसका सुरक्षा जांच किया जाता है, उससे ये ऐप्स बच सकते हैं। नाम बदलकर, कोड बदलकर या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन बदलकर भारत में बैंड ऐप्स हर कुछ दिन बाद डाउनलोड के लिए वापसी करती हैं, क्योंकि चीन के बाद इन बैंड ऐप्स का भारत में सबसे बड़ा यूजर बेस है। हर एक ऐप टिकटॉक की तरह मशहूर नहीं, इसलिए लो प्रोफाइल रखकर भारत में करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रही हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इस मामले पर कड़ा रुख अपनाए और सिस्टम में जो खामियां हैं जिस वजह से इन ऐप्स की प्ले स्टोर पर वापसी होती है, उसे लेकर कड़े नियम बनाए। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। यहां चीनी ऐप्स भारत में एंट्री की जुगत में जुटी हुई हैं, तो वहीं चीन वफादारी नापने के लिए तकनीकी विकसित करने में जुटा हुआ है। चीन ने दावा किया है कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जो बता सकता है कि आप किसी के प्रति वफादार यानी लॉयल हैं या नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। आए दिन चीन नए नए तरह के आविष्कार करता रहता है। उसके कुछ आविष्कार जहां अपने विरोधियों को कुचलने के लिए होते हैं, तो वहीं कुछ खुद को दूसरों से आगे करने के लिए। अब चीन के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है उन्होंने वफादारी टेस्ट करने का तरीका इजाद कर लिया है। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है
कि उन्होंने अपनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो बता सकता है कि आप किसी के प्रति कितने वफादार हैं। इस नए और हाईटेक सिस्टम को हेफई नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव साइंस सेंटर में विकसित करने का दावा किया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डिवाइस चेहरे के हाव-भाव, दिमाग की EEG रीडिंग और त्वचा में होने वाले बदलाव के आधार पर किसी को भी टेस्ट कर सकता है। चीन ने एक वीडियो जारी कर कहा कि इस टेस्ट में ऑन द स्पॉट ही नतीजे सामने आ जाते हैं। चीन के एक रिसर्चर ने दावा किया है कि इस माइंड रीडिंग सिस्टम का इस्तेमाल चीन अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की वफादारी चेक करने के लिए करेगा। दावा ये भी है कि पार्टी के 43 सदस्यों ने इस टेस्ट के लिए हाँ भी कर दी है। ये पहली बार नहीं है जब चीन वफादारी का टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले आरोप लगे थे कि चीन शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों की भावनाओं का पता लगाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। चीन जिस तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर ले आया है, ठीक ऐसी ही तकनीक भारत में पहले से इस्तेमाल की जा रही है। भारत में कानूनी मामलों में सच और झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक में सच और झूठ का पता लगाने के लिए ब्रेन की तरंगों, त्वचा में होने वाले बदलावों और चेहरे के हाव भाव को चेक किया जाता है। लॉयल्टी टेस्ट के लिए इसमें मिलने वाले स्कोर को 99% सही माना जाता है। वैसे तो ये तकनीक कानूनी मामलों में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से शुरू हो गया है। भारत में आजकल कई लोग शादी करने से पहले अपने पार्टनर का लॉयल्टी टेस्ट करवा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग शादी के बाद अवैध संबंधों के शक को दूर करने के लिए इस टेस्ट करवा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीते कुछ सालों में भारत में इस तरह टेस्ट करवाने का चलन बढ़ा है। वफादारी के इस टेस्ट के नतीजे चाहे जो भी आए, आप किसी को कोई दवा देकर अपने लिए न तो वफादार बना सकते हैं और न बेवफाई करवा सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। क्या आप जानते हैं कि गुजरात के सूरत में लोग 5 स्टार होटल में खाना खाने से ज्यादा स्ट्रीट फूड खाने के लिए बेचैन रहते हैं। स्ट्रीट फूड का खास मजा लेना क्या होता है और छुट्टी कैसे सेलिब्रेट की जानी चाहिए, ये भी आप सूरत के लोगों से जान सकते हैं। यहाँ छुट्टी वाले दिन सिनेमाघरों में से ज्यादा भीड़ जो है वो फुटपाथ पर होती है। यहाँ फुटपाथ देखते ही देखते हाउसफुल हो जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये है जानकी जरीवाला। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम करने के बाद जानकी को इंतजार होता है कि छुट्टी वाले दिन वो यहाँ कब पहुँचे और अपने परिवार के साथ इसी फुटपाथ पर मौसम का मजा भी लें और खाएं पिए भी। हाँ, घर से बना के लेके आते हैं और आज तो बारिश ऐसा कुछ हमको लगा कि आएगी, लेकिन आया नहीं। अभी हमको पता नहीं था, इसलिए फिर हम ऐसे ही आए हैं। अभी बाहर खाना खाने वाले हैं हम। दुनिया भर में हीरे और कपड़ों के कारोबार के लिए मशहूर गुजरात का सूरत शहर अब यहाँ के आम लोगों से लेकर करोड़पतियों तक के लिए फुटपाथ पर बैठकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने वाला शहर भी बन गया है। जी हाँ, हर शनिवार और रविवार को लोग किसी सिनेमा हॉल में पहुँचने वाले दर्शकों से ज्यादा इस हाउसफुल फुटपाथ पर डेरा जमाते हैं। खास बात यह है कि इन्हें 5 स्टार होटल भी नहीं भाता, जबकि फुटपाथ पर फुल मस्ती इन्हें ज्यादा पसंद है। हर संडे इधर फैमिलीज और फ्रेंड के साथ इधर आते ही है और 4-5 घंटे इधर बिताते हैं, एंजॉय करते अपनी लाइफ। और आज समझो मैं भी वर्ल्ड में काफ़ी जगह पे घूमा हूँ, इंडिया में काफ़ी जगह पे, ये कल्चर कहीं नहीं है। मेघा छत्रीवाला भी अपने परिवार के साथ इस स्ट्रीट पर सुकून से बैठी हैं और अपने परिवार का खाना घर से ही बनाकर लाई हैं। हम दर संडे यहाँ घर से खाना बना के यहाँ बैठ के खाना सबके साथ हम फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ खाना खाते हैं और हमें यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। बाहर से खाते हो, यहाँ फैमिली 5 स्टार होटल से जैसा फीलिंग आती है, ऐसा हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। स्ट्रीट फूड हॉकर भी इन 2 दिनों में अच्छी कमाई करते हैं। शायद ही दुनिया में कहीं और ऐसा फुटपाथ भोजनालय हो जहां लोगों को बेसब्री से हॉलिडे के दिन यहां आने का इंतजार रहता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पहाड़ी इलाकों में सैलाब और भूस्खलन से हाहाकार तो मचा ही था, लेकिन अब बादल फटने की घटनाओं से चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि बादल फटने के तुरंत बाद उस पूरे इलाके में इतनी तेजी से पानी भर जाता है कि बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में, हिमाचल के किन्नौर में अचानक बादल फटा और सारा मलबा भरभरा कर सड़क पर आ गया। मौसम विभाग के मुताबिक आफत अभी खत्म नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद। उत्तराखंड में दरकते पहाड़, लहरों की मार, पहाड़ों पर सैलाब और लैंडस्लाइड से हाहाकार। लगातार बारिश से पहाड़ों पर मुसीबत बढ़ती जा रही है। तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है, जहां पानी के तेज बहाव के साथ बड़े बड़े पत्थरों की भी बाढ़ आ गई। नदी की इस धार में देखते ही देखते छोटी छोटी सड़कें भरभरा कर ढह गईं। आधे दर्जन से ज्यादा सड़कों का हिस्सा नदी में समा गया। कहा जा रहा है कि पहले बादल फटा और उसके बाद अचानक पत्थरों की बाढ़ आ गई। इस तबाही से कई घरों को भी खासा नुकसान हुआ है। सैलाब का सितम रास्ते पर नजर आ रहा है। एक ओर तो भारी बारिश और दूसरी ओर पहाड़ का मलबा। तस्वीरें डरावनी हैं, लेकिन कुदरत के कहर की हकीकत को बयां कर रही हैं। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ऐसे ही रौद्र रूप का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो रुद्रप्रयाग के पास नेशनल हाईवे का है। वीडियो में पहाड़ बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, लेकिन चंद पलों में हलचल शुरू होती है। हल्का हल्का मलबा गिरना शुरू होता है। फिर मलबा गिरने की रफ्तार तेज होती है और महज 30 सेकंड के भीतर कुछ ऐसा होता है कि मानो पहाड़ में जलजला आ गया हो। नेशनल हाईवे 3 पर पहाड़ दरकने का यह वीडियो स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। अचानक बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगीं और थोड़ी देर में सड़कों पर मलबा ही मलबा बिछ गया और अचानक धूल का गुबार हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश नेशनल हाईवे बंद हो गया। हालांकि लैंडस्लाइड के बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। फटाफट से बाजार का हाल देख लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 760 अंक चढ़कर 54,521 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 229 अंक उछलकर 16,278 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 676 अंक बढ़कर 35,358 के स्तर पर यह बंद हुआ। और जरा फटाफट से यूएस मार्केट के हाल देख लेते हैं तो हर निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। डाउ जोन्स आप देखिए 31,434 के स्तर पर लगभग आधे % की तेजी, 146 अंक उछलकर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक भी आप देखिए अच्छी खासी बढ़त 1.25% की तेजी के साथ 139 अंकों की तेजी के साथ 11,592 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 23 अंकों की तेजी के साथ 3,886 के स्तर पर S&P। और मार्केट में एक्शन पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। आज अनिल जी भी कह रहे थे संदीप जी की ग्लोबल क्यूज क्या रहेंगे, इसके लिए यूएस मार्केट की तरफ देखना होगा। वहां से अभी हरे निशान में कारोबार के संकेत मिल रहे हैं सर, कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं कल का इससे? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बाजार जिस तरीके से लास्ट में तेज होके बंद हुआ है तो सर्टेनली कल भी एक बार तेजी आ सकती है। और आज FIIs का पॉजिटिव डेटा दिखा अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। दूसरा जो विक्स नीचे आया और तीसरा निफ्टी भले ही वो अपना एवरेजेस के नीचे है 200 डेमा के, बट निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स आज 200 डेमा के ऊपर बंद हुआ है, सो एक हेल्दी साइन है। और विक्स भी नीचे आ रहा है। सो ओवरऑल कुछ पॉजिटिविटी और ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव हैं।
फिर भी मैं ये कहूंगा कि 16,000, 450, 500 ये लेवल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हो सकता है कि कल एक बार सुबह तेज खुल के शाम को दोपहर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और वहां से फिर नीचे आने का कोशिश करेगा मार्केट। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट्स में बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए और हैशटैग याद रखिए, हैशटैग #ZIndia360। कोई राय कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। नमस्कार।